फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महिला महाविद्यालय श्यामपुरा से। हम बात कर रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड वित्तीय पतन के तत्व। इसके अंदर एक चैप्टर अपना लगातार चल रहा है, अनुपात विश्लेषण। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, महत्वपूर्ण उदाहरण लेके आ रहा हूँ। आप देखिए उसको हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, देखिएगा, मैं पढ़ता हूं। आर्क लिमिटेड का स्थिति विवरण निम्न प्रकार से है। द बैलेंस शीट ऑफ द आर्क लिमिटेड इज गिवन बिलो। बैलेंस शीट ऑफ आर्क लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2050। पर्टिकुलर्स, करंट ईयर्स और प्रीवियस ईयर्स। हम बात करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बारे में। तो पहला पॉइंट है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर ए पॉइंट है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर 1 है। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे सामने 2 लाख रुपए। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं कि शेयर कैपिटल कितनी है तो 4 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर रहे हैं तो रिजर्व हमारे पास है 3 लाख रुपए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा बैलेंस है 40,000 रुपए। और नॉन करंट लायबिलिटीज की जब बात कर रहे हैं तो 8% से डिबेंचर्स है हमारे पास 1,20,000 रुपए के। करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या देखिए क्या क्या शॉर्ट टर्म बोराइंग है, बैंक ऑडी, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से बोलते हैं इसको हम। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है जब हमें जितनी सुविधा दी गई है बैंक में उससे ज्यादा पैसे निकाल लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। 80,000 रुपए। ट्रेड पेबल्स है 1,20,000 रुपए के। अदर्स करंट लायबिलिटीज है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर से बोलते हैं इसे हम, 10,000 रुपए के। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 40,000 रुपए का। प्रपोज डिविडेंड है 20 लाख रुपए का। इस प्रकार से हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 60,000 रुपए का। देखिए असेट साइड में आप जा रहे हैं तो असेट साइड में आपको पता चलता है कि नॉन करंट असेट्स के लिए आपका फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट्स के अंदर 1 है टेंजिबल असेट्स और दूसरा है टेंजिबल असेट्स वो असेट्स होती हैं जो हमें दिखती हैं, दिखने योग्य हैं। लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से 4,40,000 रुपए का। मशीनरी के अंतर्गत 2 लाख रुपए का। फर्नीचर के अंतर्गत 60,000 रुपए का। इस प्रकार हमारे पास टेंजिबल असेट्स है 7 लाख रुपए की। और नॉन टेंजिबल असेट्स की बात करते हैं तो गुडविल एट द कॉस्ट है हमारे पास 70,000 रुपए की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 40,000 रुपए का। और करंट असेट्स की बात करते हैं हम तो इन्वेंट्री यानी स्टॉक्स है 80,000 रुपए का। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स 1,40,000 रुपए। बिल्स रिसीवेबल्स 60,000 रुपए यानी 2 लाख रुपए के हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश एंड इक्विवेलेंट्स है 20,000 रुपए का। और अदर करंट असेट्स जिसे हमने कहा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 रुपए की। तो देखिए आगे क्या बोलता है ये, वर्ष के दौरान करों के आयोजन 40,000 रुपए का था। वर्ष के दौरान करों के लिए आयोजन 40,000 रुपए का था। प्रस्तावित लाभांश 20,000 रुपए का था। पिछले वर्ष में लाए गए लाभांश की राशि 30,000 रुपए थी। आपको तरलता अनुपातों, तरलता अनुपातों, अनुपात नहीं है तरलता, एक बार अनुपात, तरलता जितने भी अनुपात वो आपको सोल्व आउट करने होंगे। दूसरा दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपातों की गणना करनी है। तो देखिए अब बात करते हैं हम सबसे पहले सॉल्यूशंस की इसके। तो लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला हमारे पास करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज आएगा करंट रेशियो के अंतर्गत। देखिए करंट असेट्स आप गिनिए, आपको क्या क्या दिख रही है करंट असेट्स के रूप में। करंट असेट्स के रूप में मुझे दिख रहा है कैश 20,000 रुपए का। किसमें देखेंगे आप, ये अपनी क्वेश्चन में देखेंगे आप। करंट असेट दिख रहा है आपको 20,000 रुपए का। कैश पीआर दिख रहे हैं हमको 60,000 रुपए के। और डेटर्स दिख रहे हैं हमको 1,40,000 रुपए का। और जब स्टॉक या इन्वेंट्री की बात करते हैं हम तो हमें दिख रही है 80,000 रुपए का। यानी करंट असेट्स के रूप में मुझे 3 लाख रुपए यहाँ पर दिख रहे हैं। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, बीआर, कैश इक्विवेलेंट ये हमको दिख रहे हैं। ठीक है। और जब बात करते हैं हम करंट लायबिलिटीज की तो करंट लायबिलिटीज आप इसमें देखो क्या हो रही है। देखिए करंट लायबिलिटीज आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 80,000 रुपए का। दूसरा क्रेडिटर्स देखो, ट्रेड पेबल्स हैं 1,20,000 रुपए के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आप देखिए कितना 10,000 रुपए का। प्रपोज डिविडेंड है आपके पास देखिए कितना 40,000 रुपए का। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है कितने का 20,000 रुपए का। तो कुल मिला कितना हो गया ये 1,20,000 रुपए
80,000 रुपये, 10,000 रुपये, 40,000 रुपये, 20,000 रुपये, कुल मिला के 2,70,000 रुपये का हमारे पास करंट लायबिलिटीज हो जाती है। अगर करंट लायबिलिटीज को मैं लगा देता हूं 3 लाख करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज बराबर 3 लाख अपॉन 2,70,000 रुपये, तो इसमें आता है 1.11 अनुपात 1। तो हमारे पास करंट रेशियो आ गया 1.11 अनुपात 1। अब लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में क्या करना होता है आपको पता ही है। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हम करंट असेट्स में से किसको घटा देते हैं? स्टॉक को घटा देते हैं। करंट असेट्स में से हम क्या घटाएंगे? स्टॉक। इसके अंदर बहुत आसान सा स्टॉक देखिए कितना आपका इन्वेंट्री के नाम से स्टॉक आया था, आपको कितना था स्टॉक? कितना है? हाँ बोलिए। इन्वेंट्री 80,000 रुपए। तो करंट असेट्स कितनी है हमारे पास? 3 लाख रुपए। 3 लाख में से मैंने 80,000 रुपए को घटा दिया तो 2,20,000 रुपए में पैसा क्या गई? क्विक असेट्स। क्या गई? क्विक असेट्स। क्विक असेट्स आ गई कितनी? 2,20,000 रुपए। अगर मैं 2,20,000 के अंदर करंट लायबिलिटीज जो 2,70,000 है उसका भाग दे देता हूं तो 0.81 अनुपात 1 हो जाता है। तो आपके सामने दोनों सवाल आ गए। लिक्विडिटी रेशियो आ गया, सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म रेशियो आपके सामने निकल के आ गया है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात के अंदर आपको देख कौन कौन से निकालने होंगे। एक तो निकालना होगा डेब्ट इक्विटी रेशियो, एक प्रोप्राइटरी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और डेब्ट टू असेट्स रेशियो निकालना होगा, फिक्स असेट्स रेशियो निकालना होगा, कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालना होगा और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। बात करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो की। डेब्ट रेशियो का फार्मूला देखिए, आउटसाइडर्स फंड अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। आउटसाइडर फंड देखिए कितना हो रहा है, देखिए 8% ये डिबेंचर्स थे, मुझे पता है कितने थे? 1,20,000 रुपए के। और मेरे को थी करंट लायबिलिटीज मेरी कितनी थी? मेरे को पहले पता था 2,70,000 रुपए, बार बार नहीं जाऊंगा मैं। तो डिबेंचर्स में मैंने क्या जोड़ दिया? करंट लायबिलिटीज जोड़ दिया। 1,20,000 में मैंने क्या जोड़ दिया? 2,70,000 रुपए। तो मेरे पास क्या हो गया? करंट आउटसाइडर फंड कितना हो गया? 3,90,000 रुपए। आउटसाइडर फंड के नाम पे हो गया 3,90,000 रुपए। अब शेयर होल्डर्स फंड की बात करते हैं तो शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या करेंगे? हम जितनी भी इक्विटी है उसके अंदर रिजर्व एंड प्रेफरेंस लॉस अकाउंट को जोड़ देंगे और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम घटा देंगे। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है बताओ? 2 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए तो ये हो गए हमारे पास। रिजर्व कितना है? रिजर्व है 3 लाख रुपए, 7 लाख रुपए हो गए। P&L बैलेंस कितना हो गया? 40,000 रुपए। तो कितना हो गया? 7,40,000 रुपए। इसमें मैं क्या घटा दूंगा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 रुपए का। तो मेरे सामने क्या निकल के आ गया? 7,20,000 रुपए क्या आ गया? शेयर होल्डर फंड। तो मैंने क्या फार्मूला लगाया? डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर आउटसाइडर फंड 3,90,000 अपॉन शेयर होल्डर फंड 7,20,000 रुपए। तो मेरे सामने क्या निकल के आ गया? 0.54 अनुपात 1 निकल के आ गया है। अब बात करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो की। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं आप? प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल असेट्स। प्रोप्राइटर फंड हमको बता दिया था पहले, उसे हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं। कितना हो गया इसमें? 7,20,000 रुपए। अब टोटल असेट्स की बात करते हैं तो असेट्स में जाइए, आप देखिए टोटल असेट्स में कितनी दिख रही है आपको? बताओ, मुझे बताओ कितनी है टोटल असेट्स? मैंने टेंजिबल असेट्स आपको देख ली थी, कितनी थी टेंजिबल असेट्स? आपको पता था कितनी थी? बताओ, मुझे बताओ कितनी थी? देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है? 4,40,000 की। मशीनरी कितने की है? 2 लाख रुपए की। फर्नीचर कितने का? 60,000 रुपए का। तो कितना हो गया ये? 4,40,000 प्लस 60, 5 लाख, 5 लाख और 2 7 लाख। 7 लाख आपके सामने आ गया? नहीं आया? आ गया है। अब आगे चलिए, टोटल असेट्स की बात कर रहा है। इन्वेंट्री जोड़ दी है 80,000 रुपए, जोड़ दिया आपने, राइट। और इन्वेंट्री के बाद इन्वेस्टमेंट जोड़ दो। इन्वेस्टमेंट कितना है? कितना इन्वेस्टमेंट? 40,000 रुपए। स्टॉक जोड़ दो। स्टॉक कितना है इन्वेंट्री के रूप में? 80,000 रुपया। और क्या बच गई? गुडविल बच गई। कितने की बच गई गुडविल? 70,000 रुपए। और कैश जोड़ दो आप।
कैश कितना है 20,000 रुपए का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम नहीं जोड़ेंगे। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, लैंड एंड बिल्डिंग जोड़ दो कितने 4,40,000 रुपए की, मशीनरी जोड़ दो कितने की 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की मशीनरी है। फर्नीचर जोड़ दो 60,000 रुपए का फर्नीचर जोड़ दिया मैंने इसके अंतर्गत, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जोड़ दो, इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है दिख रहा है आपको, हाँ ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, कितने का 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने जोड़ दिया। और डेटर्स जोड़ दिए 60,000 रुपए क्या, नहीं 1,40,000 के डेटर्स थे, 1,40,000 के डेटर्स और 60,000 रुपए का BR। और कैश दो दिए 2 लाख रुपए का, सॉरी 20,000 रुपए का, 4,40,000 रुपए, 2,60,000 रुपए, 40,000 रुपए, 80,000 रुपए, 1,40,000 रुपए, 60,000 रुपए प्लस 20,000 रुपए प्लस 70,000 रुपए, कुल मिला के 11,10,000 रुपए मेरे सामने आ गया टोटल असेट्स के रूप में। तो टोटल असेट्स को मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया है 7,20,000 रुपए अपॉन 11,10,000 रुपए इक्वल टू 0.65:1। सॉल्वेंसी रेशियो की बात करते हैं, तो सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हमारे पास क्या फार्मूला है, टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल असेट 11,10,000 रुपए, और टोटल लायबिलिटीज कितनी थी मेरे को पहले दिख गया था, कितना था आउटसाइड फंड के रूप में, टोटल लायबिलिटीज 3,90,000 रुपए। अगली बात करते हैं हम 3,90,000 अपॉन 11,10,000 इक्वल टू 0.35:1। अगली बात करते हैं फिक्स असेट्स। जो फिक्स असेट्स के अंदर फिक्स असेट्स को हम जोड़ लेंगे और लॉन्ग टर्म फंड का भाग दे देंगे। तो फिक्स असेट्स निकालने के आप क्या करेंगे, जो आपको दिख रही है फिक्स असेट्स कौन कौन सी देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट और गुडविल है। लैंड एंड बिल्डिंग है 4,40,000 रुपए की, मशीनरी है 2 लाख रुपए की, फर्नीचर है 60,000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट है अपन को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपए का, और गुडविल है 70,000 रुपए की। तो कुल मिला कितने हो गए 8,10,000 रुपए हो जाते हैं। तो 8,10,000 रुपए लॉन्ग टर्म फंड में का भाग देंगे। लॉन्ग टर्म फंड कौन कौन से हो गया देखिए, लॉन्ग टर्म फंड के अंदर इसमें आपको सवाल दिख रहा होगा, लॉन्ग टर्म फंड के अंदर है शेयर होल्डर फंड कितना था 7,20,000 रुपए, और 8% के डिबेंचर्स हैं उनको भी जोड़ लो आप। शेयर होल्डर फंड के अंदर हम डिबेंचर्स को भी जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 7,20,000 रुपए प्लस 1,20,000 रुपए मतलब 8,40,000 रुपए। अगली बात करें फिक्स्ड असेट्स रेशियो, फिक्स असेट्स का भाग दे दें किसमें, लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड आपको 8,40,000 रुपए, 8,10,000 रुपए फिक्स असेट थी, तो ये 0.96:1 आ जाता है। कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालेंगे अगला, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो के लिए हम क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। जो फिक्स कॉस्ट है जो कैपिटल बियर कर रही है उसके अंदर हमने क्या दिया, वेरिएबल कॉस्ट बियर कैपिटल का भाग दे दिया। आपको बताया था वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कैपिटल क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल है शेयर होल्डर फंड के अंदर से अगर मैं माइनस कर देता हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। शेयर होल्डर फंड कितना था 7,20,000 रुपए निकाला था ना अपने शेयर होल्डर पर प्रोप्राइटरी फंड, इसमें से मैंने कर दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए की, उसको घटा दिया मेरे पास, तो 5,20,000 रुपए आ गया मेरे पास। और अगर फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल की बात करता हूं तो फिक्स कॉस्ट क्या है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 8% के डिबेंचर्स है। 6% की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 2 लाख रुपए की है, और 8% डिबेंचर कितने हैं 1,20,000 रुपए के लिए। तो फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल हो गई 3,20,000 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल हो गई 5,20,000 रुपए। तो मैं फिक्स कैपिटल गियरिंग रेशियो के अंदर निकाल रहा हूं फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल 3,20,000 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल 5,20,000 का भाग दे देता हूं मैं, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है 0.62:1। अगला लास्ट वाला है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। देखिए इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसे मैं बोलूंगा एडजस्टेड P&L अकाउंट, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे पास कितने का था, वर्ष में लाए गए लाभ कितना था, 30,000 रुपए का। देखिए आप वर्ष के दौरान करोगे लिए आयोजन, इसके नीचे लिखा हुआ है कि पिछले वर्ष से लाए गए लाभ की राशि 30,000 रुपए है, तो मैंने लिख दिया बाय बैलेंस BD कितना, 30,000 रुपए। अब मेरे को तुमने बोल दिया था कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करना है, एक तो कितना करना है बताओ, 40,000 रुपए लिखा था ना प्रोविजन टैक्सेशन के रूप में, लिखा था ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। 40,000 रुपए मैंने टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कर दिया, और देखिए टू प्रपोज डिविडेंड कर दिया मैंने कितना, 20,000 रुपए का। अब इसमें देखिए आपको 8% डिबेंचर्स हैं, 8% की राशि है आपको, तो 8% डिबेंचर्स हैं, तो इसको भी लिखना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना, 1,20,000 को 8% से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 12×96, 9,60,000 रुपए, 9,09,600 रुपए, सॉरी 9/96 9,600 रुपए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने आपको ये बताया था कि मेरा जो प्रॉफिट दिख रहा था मुझे कितना था, वो प्रॉफिट P&L बैलेंस अकाउंट का रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत 40,000 रुपए का, तो मैं लिख दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 40,000 रुपए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन सबको जोड़ लिया, 40,000 रुपए, 20,000 रुपए, 9,600 रुपए और 40,000 रुपए, तो 1,09,600 रुपए आ जाता है, 1,09,600 रुपए आ जाता है। और जो मेरा बाय बैलेंस BD है उसमें से मैं अगर 1,09,600 घटा दूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, 79,600। ये क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये मैंने जो मेरा उस साइड में आया हुआ था 1,09,600 में से 30,000 रुपए घटाने पर जो आ रहा है मुझे 79,600, इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ, 1,09,600, 1,09,600, तो मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना, 70,600 रुपीज। तो मैंने लिख दिया 70,600 रुपीज, और इंटरेस्ट कितना था, 9,600 निकला था, तो उसका मैंने भाग दे दिया, तो 69,600, 79,600 अपॉन 9,600 बराबर 8.2.9 टाइम, 8.29 टाइम्स निकल के आ गया मेरे सामने ये सवाल। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा।